वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ये वीडियो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस और ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक भी क्लास मिस ना कर पाएँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन विलियम्स हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये लेख और लेखकों से संबंधित क्वेश्चन है। अ ब्रीफ ऑफ टाइम, डार्क ओवर, प्रेसिडेंशियल मेडल, ब्लैक होल थ्योरी। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अ ब्रीफ ऑफ टाइम। अ ब्रीफ ऑफ टाइम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये हमारा देश और राजधानी दिया हुआ है। इनमें से कौन सा देश और राजधानी गलत है वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है। क्या है? प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गाइड्स उपन्यास के लेखक हैं आर.के. नारायण, आर.के. सिंह, आर.के. लक्ष्मण, राज कपूर। गिव मी आंसर गाइस। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। आर.के. नारायण यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर.के. नारायण जी का और भी पुस्तक के नाम हम लोग जान लेंगे। द डार्क रूम, उनका एक पुस्तक का नाम है द डार्क रूम। ये सब प्रमुख उनका किताब है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मालगुडी डेज, इनकी प्रमुख किताबें हैं। मालगुडी डेज, एक है गाइड्स, एक है माई डेज। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है? तो हमारे यहाँ से ऑप्शन है गेहूँ, धान, कपास, गन्ना। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा धान। धान भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। और साथ में हम लोग ये भी जान लेंगे कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। क्या है? गेहूं। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर धान होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े थे, उनके रचनाकार हैं आर.के. नारायण जी। आर.के. नारायण जी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब महारत्न कंपनियां हैं। ये सब महारत्न कंपनियां हैं और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो महारत्न कंपनियां नहीं हैं। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग यहाँ से एक चीज़ और जान लेंगे कि महारत्न कंपनियों के अंतर्गत ऐसे कंपनियों को रखा गया है जो अधिक लाभप्रद और एक जगह स्थायी हो। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वर्णन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मानसून वन, ऑप्शन बी वर्षा वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी सुंदर वन। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। किसे? सुंदरबन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। सुंदरबन का नाम सुंदरबन सुंदरी नामक वन के कारण रखा गया है। इसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास भारत के संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के महारत्न में शामिल थे। कालिदास गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के महारत्न में शामिल थे। कालिदास के महानतम कृति अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। अब जान लेते हैं इससे रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। विष्णु शर्मा गुप्त काल के लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के जनक हैं। क्या हैं? जनक। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक है। इसका मतलब हुआ कि इसे बहुत से भाषा में अनुवाद किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्मा ब्रिटिश भारत में से कब अलग हुआ? 1932 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में ब्रिटिश और बर्मा के बीच 3 युद्ध हुआ और अंत में लॉर्ड डफरिन के काल में बर्मा को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया। ओके, बर्मा का शासन भारत शासन के साथ साथ होता था।
भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1916 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय है भारत में। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भारत का इलाहाबाद है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। 1905 ईस्वी में हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी एमजी रानाडे को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे अपना राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी कांग्रेस अधिनियम के अध्यक्ष रहे थे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष सिक्किम राष्ट्रीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1962 में, 1967 में, 1971 में, 1975 में? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था और सिक्किम को भारतीय संविधान का 36वां संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और भारत के सबसे लंबे चलने वाले मुख्यमंत्री यही हैं। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली? तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एनी बेसेंट। ये इंडियन नहीं थी, ये इंडिया की नहीं है, ये आयरलैंड से बिलोंग करती है। ये आयरलैंड से बिलोंग करती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला की अध्यक्ष बनी थी और ये एनी बेसेंट
भारतीय महिला नहीं थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, कच्छ के रण में, थार मरुस्थल में मतलब मरुभूमि में, असम के जंगल में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। कच्छ के रण गुजरात में स्थित है और ये जंगली गधे को घोड़े खुर भी कहा जाता है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। कच्छ के रण इसी के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू नेवर मिस एनी अपडेट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।